Today we are going to solve this paper. It's October November 2023 1-3 variant, right? So let's solve this paper and let's see what we have in this paper. Now the first question which we have, this is the blank sheet given to us, and the first question which we have it over here. In this question वो आपसे कहता है क्या है बेटा, वो आपसे कहता है expand 1 plus 3x, सॉरी दिस इज 1 प्लस 3x, जो कि उसने हमें रेज टू पावर 6 दिए इन दी असेंडिंग पावर ऑफ x अप टू, और उसने कहा है कि आपको इंक्लूड जो करना है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तक करना है, मतलब हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म तक एक्सपांड करना है. तो अब हमारे पास बायनॉमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता था. अगर आप लोगों को मैं फॉर्मूला लिख के दूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता था, दैट वाज a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू, एन सी जीरो से स्टार्ट करते थे, इट वाज a रेज टू पावर n माइनस जीरो, b रेज टू पावर आपके पास जीरो आ जाता था, प्लस एन सी 1, a raised to power n minus 1, b raised to power 1 प्लस nc2, a raised to power आपके पास n minus 2 और b raised to power आपके पास 2 और डॉट 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 डालते थे, राइट. सो हमारे केस में जो है इट इज गोइंग टू बी, अगर मैं इसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस 3x रेज टू पावर 6, n की वैल्यू 6 है, याद रखिएगा. दिस इज बेसिकली माई a, दिस इज माई बी. तो आई जी इसको सॉल्व करते हैं, उसने कहा है एक्स स्क्वायर वाली टर्म तक करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी 6c0, 1 रेज टू पावर 6 आ जाएगा, 3x रेज टू पावर 0 आ जाएगा, प्लस n जो कि हमारे पास अब कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 6c1. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 रेज टू पावर आपके पास 5 आ जाएगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होती है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3x रेज टू पावर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6c2, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 रेज टू पावर 4, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3x रेज टू पावर आपके पास 2 आ जाएगा. अब मुझे इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उसने कहा है एक्स स्क्वायर वाली टर्म तक एक्सपैंड करें, तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, राइट. मैं इससे ज़्यादा एक्सपेंशन करूँगा ही नहीं इसकी. थोड़ी सी वर्किंग स्टेप और करते हैं. देखिए कैलकुलेटर आप, और 6c0 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से देखें अगर हम, तो वो 1 आती है, एंड 1 रेज टू पावर 6 दैट इज 1. किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है, प्लस 6c1 अगर मैं अपने कैलकुलेटर को लूँ, so this is going to be 6c1 that is going to giving us 6. यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा, and this is going to be 3x. प्लस 6c2 की वैल्यू अगर मैं अपने कैलकुलेटर से देखता हूँ, 6c2 that is going to be 15, this is going to be 1, this is going to be 9x का स्क्वायर. तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, so this is going to be 1 plus 6 times 3 that is going to be 18x, प्लस आपके पास क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर हम करें, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 into 9 that is going to be 135, so that is 135x का स्क्वायर. So that is going to be the answer for us. फिर उससे हमें कहा है, कहता है फाइंड द हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 minus 7x प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x रेज टू पावर 6. बेटा हमेशा याद रखा करें, पिछले पार्ट में जो एक्सपेंशन उसने करवाई होती है, नेक्स्ट पार्ट में उसने उसको यूज करवाना होता है. तो आपने यहाँ पे अगर देखें तो अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि इसको एक्सपैंड कितना करना होता है. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जितनी एक्सपेंशन उसने फर्स्ट पार्ट में करवाई होती है उतनी ही एक्सपेंशन यूज भी होनी होती है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उसने कहा है मल्टीप्लाई करके विद दिस टर्म विच इज गोइंग टू बी 1 प्लस 3x रेज टू पावर 6. इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें, उसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म पड़ी है. तो फर्स्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट मैं पिछले पार्ट में इसकी एक्सपेंशन करके आया हूं, और वो ये लिखी हुई है. जितनी एक्सपेंशन पिछले पार्ट में किया आपको उतनी ही रिक्वायर्ड होगी. 1 प्लस 18x लिखा था, प्लस 135x का स्क्वायर आ गया, राइट. और ये वाला रेड वाला एज इट इज लिख देते हैं. दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 7x प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा. अब एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा बेटा,
उसने कहा है एक्स स्क्वायर। आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होती, जिस जिस से थोड़ा सा दिमाग लगाया करें, जिस जिस से आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी सिर्फ उतनी ही मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिएगा। जैसे कि जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा ऑल द वे अराउंड इसके साथ तो वो हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इंटू 135 एक्स का स्क्वायर। उसके बाद बीच में हमेशा प्लस डाल दिया करें। और यहाँ पे अगर मैं देखूं ये जो 7x है, ये जब मेरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x और ये x आपको दोबारा से एक्स स्क्वायर डालेगा, बीच में आप प्लस डालिएगा, ब्रैकेट डाल के -7x एंड दिस इज गोइंग टू बी 18x लिख देंगे। प्लस अगेन बीच में डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब ऑल द वे अराउंड इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये भी मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म दे देगा। आइए जी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सो दिस इज गोइंग टू बी 135 एक्स का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 18 कितना होता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 18 दैट इज गोइंग टू बी 126 एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। राइट, सो लेट्स सॉल्व दिस। 135 माइनस 126 प्लस 1, तो यहाँ से मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी 10 एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट अवे 10। ये हमारा आंसर बन जाएगा। राइट, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा है, कहता है अ लाइन has an equation of y is equals to 2cx plus 3, ठीक है, and a curve has an equation of y is equals to cx square plus 3x minus c, fair enough, where c is a constant। कहता है show all necessary working, determine which of the following statement is correct। हमें उसने पूछा ये है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, हमें ये बताना है। राइट, तो अगर हम यहाँ पे देखें उससे हमें कहा यह है कि भाई हमारे पास एक कर्व है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है y इज इक्वल टू 2cx प्लस 3, और दूसरी हमारे पास एक, सॉरी दिस इज अ लाइन, ये मेरी लाइन है, और जो कर्व की इक्वेशन है वो उसने हमें दी हुई है y इज इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस 3x माइनस c, ये हमारी कर्व की इक्वेशन है। ठीक है बेटा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने हमें कहा है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो इसके लिए रूल हमारे पास क्या होता था, पहले तो हमें अगर लाइन और कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट आता था, जिसपे हमें पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती थी। आए दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2cx प्लस 3 इज इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस 3x माइनस सी। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को उठा के इस तरफ ले जाता हूं मैं। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी cx स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2cx माइनस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, एक वर्किंग स्टेप मैं और कर रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 3 माइनस 2c बच जाएगा, और यहाँ से मैं -1 को भी कॉमन ले रहा हूँ। अगर आप ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, c प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। राइट, नाउ द पॉइंट इज उसने कहा है भाई ये बताओ कि आपके पास इनमें से स्टेटमेंट क्या ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे शेड आउट करूँ तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी हुई है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरा लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 उसको नहीं रखना है, अभी हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट हो रहा है। अभी यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या होगा, हम सिर्फ फाइंड कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट को। राइट, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी सपोजिटली माय बी, ये मेरा ए होगा, और यहां पे जो पड़ा हुआ है वो मेरा सी आ जाएगा। आइए जरा प्लेस करते हैं, क्या होगा मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी 3 माइनस 2c होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी इंटू, याद रखिएगा ये -1 इंटू सी प्लस 3 था। राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, मैं डिस्क्रिमिनेंट को किसी भी चीज के बराबर नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मुझे ओपन करना है, एक चीज याद रखिएगा बेटा, बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, इसको ओपन आइडेंटिटी से करना है। आई करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 9 माइनस यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2c
प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी 2c होल स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस को प्लस कर देते हैं, 4c इंटू सी प्लस 3 आ गया, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व करता हूँ, सो दिस इज 9 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज गोइंग टू बी 6 टाइम्स 2, दैट इज गोइंग टू मेक इज अस 12c, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, प्लस 4c का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4c का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा दिस गोज विद दिस एंड दिस प्लस 12c। नाउ व्हाट आई कैन डू इज दैट दिस 12 माइनस 12 एंड प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड अगर हम करें तो दैट मेक अस टू 88c स्क्वायर प्लस हमारे पास 9 आ जाएगा। ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है, राइट। वंस यू गॉट द डिस्क्रिमिनेंट, जब आपको डिस्क्रिमिनेंट मिल गया है, अब जरा अपनी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, कहता है द लाइन एंड द कर्व इंटरसेक्ट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी। अच्छा बेटा, अगर वो इंटरसेक्ट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी, वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिस पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए आपके पास डिस्क्रिमिनेंट के 3 सिनेरियोज होते थे, जिसमें हम कहते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो या तो ग्रेटर देन 0 होता था, जिसमें हम कहते थे कि भाई हमारे पास 2 जगह पे इंटरसेक्शन हुई है। फिर हम कहते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0, जिसमें हम कहते थे कि लाइन और कर्व जो है वो टेंजेंट है, राइट। सो यहां पे मेरे पास लास्ट क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जिसमें हम कहते थे नो इंटरसेक्शन। ये 3 कंडीशंस होती थी, राइट। तो उसने जो हमें कहा है ना कि जी आपके पास लाइन एंड द कर्व इंटरसेक्ट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सी, वो हमारे पास कौन सी कंडीशन होता है, वो हमारे पास ये सेकंड वाली टेंजेंट वाली कंडीशन होती कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती जिसपे वो इंटरसेक्ट करे, राइट। हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट के केस आया वो हमारे पास 8c स्क्वायर प्लस 9 आया, राइट। आपके पास 8c स्क्वायर प्लस 9। थोड़ा सा अगर मैं इसको इंटरप्रिटेट करूं, मैं यहां पे एक चीज कह सकता हूं, दिस इज गोइंग टू बी 8c स्क्वायर प्लस 9। क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि आप c की कोई भी वैल्यू प्लेस करें, c की एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर हम प्लेस करें c की, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। चेक कर लेते हैं, आप सी की कोई भी वैल्यू प्लेस करो बेटा, 8 इंटू लेट से माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9, तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा 8 इंटू 4 प्लस 9 विच इज गोइंग टू बी 32 प्लस 9 विच इज गोइंग टू बी 41। इज इट ग्रेटर देन 0? एक और चेक करते हैं, 8 इंटू 3 प्लस 9 विच इज गोइंग टू बी, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 8 टाइम्स 3, दैट इज गोइंग टू बी 24 प्लस 9 विच इज गोइंग टू मेक अस टू 24 प्लस 9 कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 33। अगेन इट इज ग्रेटर देन 9। तो मैं यहां पे एक चीज कह सकता हूं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी, आप सी की कोई भी वैल्यू प्लेस कर दो, दिस डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। तो आए जरा ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास क्या होता था, ग्रेटर देन 0 के लिए हम कहते होते थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आपके पास जो लाइन और द कर्व है दे आर इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, या आपके पास लाइन ऑफ द कर्व इंटरसेक्ट करेंगे फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ सी, दोनों केसेस कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर सेकंड स्टेटमेंट पढ़े तो उससे कहा है लाइन एंड द कर्व इंटरसेक्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी। तो हम यहाँ पे कंडीशन करके आए कि भाई हमारे पास सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, सी की जो वैल्यू है वो हमेशा हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर हम प्लेस करें, हमने कहा है एनी वैल्यू ऑफ सी प्लेस किया जाए तो आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, जिस मीन्स के आपका लाइन ऑफ द कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट बी इज गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि जिस भी वैल्यू ऑफ सी को आप प्लेस कर लो दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट, राइट। सो दिस इज गोइंग टू मेक अस द बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट जी। सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में उसमें हमें क्या कहा है, कहता है द डायग्राम शोज अ क्यूबिकल क्लोज कंटेनर मेड अप ऑफ थिन इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, is filled with the water and is frozen during the freezing process। कहता है the length x of each or edges of the cube is increased by a constant rate
of this. Now this is an highlightable statement. पेपर वन में हमारे पास रेट ऑफ चेंज का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो वॉल्यूम के साथ ही लिंक अप करके आता है. तो उसने यहाँ पे हमें कहा है कांस्टेंट रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर्स पर मिनट. सबसे पहले बेटा इसको लिख लेते हैं. यहाँ पे उसने हमें दिया क्या है 0.1 सेंटीमीटर पर मिनट. अब ये है क्या हमारे पास, उसने देखे हिंट लिया करें. उसने कहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस द लेंथ x is increasing at a constant rate of this. तो यहाँ पे हमें उसने दिया क्या हुआ है, ये जो आपके पास चीज दी हुई है ये बेसिकली आपके पास dx ओवर dt है. किसी भी चीज के साथ रेट का वर्ड अगर मिल जाए तो उस क्वांटिटी को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे होते हैं. तो 0.01 सेंटीमीटर पर मिनट है ये, राइट. कहता है द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एट t मिनट्स इज v सेंटीमीटर्स पर सेकंड नहीं है, क्यूब है, ठीक है. कहता है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ v व्हेन x इज इक्वल टू 20. हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ v चाहिए. मैंने अभी एक चीज बताई है, किसी भी चीज को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं तो वो रेट हो जाता है, विच मीन्स दैट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मुझे dv ओवर dt फाइंड करना है. ये चीज मुझे फाइंड करनी है. आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है, राइट. अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, दिस इज अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, सॉरी नॉट अ क्यूबॉइड, इट्स अ क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एल क्यूब. सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स का क्यूब, स्ट्रेट अवे वॉल्यूम आ गया, राइट. अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की इक्वेशन लिखता हूँ उसकी, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स का क्यूब. तो यहाँ से मेरे पास डी वी ओवर डी एक्स दैट इज गोइंग टू बिकम 3x का स्क्वायर. ये मेरे पास इसका बन गया, राइट. अब अगर हम यहाँ पे एक और से देखें तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमें. क्यों चेन रूल अप्लाई करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, और याद रखिएगा डेरिवेटिव्स को आपस में लिंक अगर कोई चीज करती है तो वो एक ही होती है, विच इज नोन एज द चेन रूल. अगर किसी को चेन रूल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो प्लीज मेरे चैनल पे डिफरेंशिएशन की वीडियो जरूर जाके देखें. अब अगर मैं यहाँ पे चेन रूल लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा क्या, दिस इज गोइंग टू बी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका सिंपल रूल होता है बेटा, जो भी यहाँ पे लिखा होता है इससे स्टार्ट करना है. देखें अब आपके पास एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये डेरिवेटिव है. डी वी ओवर डी एक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऊपर मैंने क्या कहा है जो यहाँ पे इससे स्टार्ट करना है, विच मीन्स इस वाले को लिखना पड़ेगा. डी वी ओवर डी टी आएगा मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स. हमेशा याद रखा करें इस वाले से जो भी ऊपर होता है इससे स्टार्ट करना होता है, बीच में ये सेम रहेगा और इस पे लाके फिनिश ऑफ करना होता है. अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. डी वी ओवर डी एक्स मुझे गिवन है, दैट इज गोइंग टू बी 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी मुझे फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय. अब यहां पे देखिएगा ये जो लिखा हुआ है, ये जो चीज है, दिस इज डी टी ओवर डी एक्स. सो व्हाट आई हैव टू प्लेस इज, यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे जो चीज लिखी हुई है दैट इज डी एक्स ओवर डी टी. तो यहां से अगर मुझे डी टी ओवर डी एक्स करना है तो ऑल आई हैव टू डू इज दैट, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. तो यहां पे मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 0.01 आ जाएगा, राइट. आई प्लेस करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 0.01. हमें डी वी ओवर डी टी फाइंड करना है. आए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उठा के उधर ले जाता हूं मैं. सो दिस इज गोइंग टू बी डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3x का स्क्वायर. तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, सो दिस इज डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बिकम 0.03x का स्क्वायर. अब उसने एक चीज हमें कही थी, उसने कहा है dv ओवर dt बताओ जब x की वैल्यू 20 है. तो कोई मसला नहीं है, हमें x इज इक्वल टू 20 पे फाइंड करना है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हमें फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 20. तो कुछ भी नहीं करना है, dv ओवर dt इज इक्वल टू 0.03 मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर. सो लेट्स सॉल्व दिस. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सो दैट इज गोइंग टू बी 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 0.03. सो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी 12. और याद रखिएगा इसमें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. That is going to be the answer for us. I hope that is clear to us. Okay, ji. Let's move towards the question number 4. Now, in the question number 4, it says that the transformation R denotes a reflection in x-axis. Now, this is an underlinable statement. एक ट्रांसफॉर्मेशन R हुई है जो कि आपके पास रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है. बेटा एक चीज पहले ही याद रखिएगा, मैं हमेशा एक टिप देता होता हूं, मैं कहता हूं कि भाई आपके पास अगर f ऑफ x है
तो हमेशा याद रखिएगा अगर आपकी एक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो सारे काम ब्रैकेट के अंदर होंगे, एक्स ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अगर आपकी y ट्रांसफॉर्मेशन है, y ट्रांसफॉर्मेशन, तो f ऑफ x के इधर या इधर होगा। ये दोनों केसेस में आपके पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी दी y ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज याद रखनी है। अब उसने कहा है एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुई है, राइट। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन को यहीं पे लिख देते हैं, ये बेसिकली y ट्रांसफॉर्मेशन होती है, राइट। और याद रखिएगा अगर ये आपके पास नेगेटिव लगा, वो रिफ्लेक्शन हो रही होती है तो हमने नेगेटिव लगाना होता है। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो प्लीज जाके नोट्स चेक करे, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। फिर उसने कहा है द ट्रांसफॉर्मेशन टी डिनोट्स, फिर एक और ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसके अंदर उसने कहा है ट्रांसफॉर्मेशन टी डिनोट्स द रिफ्लेक्शन, जो कि ये है। अब सॉरी ट्रांसलेशन, अब याद रखिएगा ट्रांसलेशन जब होती है और मैट्रिक्स लिखा हो तो ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, नीचे आपकी वाई की वैल्यू होती है, ये फॉर श्योर है। उससे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू g ऑफ x ऑफ द कर्व ऑफ विद एन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर आफ्टर इट इज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन r फॉलोड बाय t। पहले r करनी है फिर t करनी है। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ये जो y इज इक्वल्स टू उसने दी हुई है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, मैं इसको कह रहा हूं ये मेरा f ऑफ x है अपनी कन्वीनियंस के लिए, राइट। उससे कहा है पहले इस पे करो r। अच्छा, r के लिए मैंने क्या कहा है, रिफ्लेक्शन, उससे कहा है रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस हुई है, तो मैंने क्या कहा है अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुई है तो इसको y ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और नेगेटिव बाहर लगाना होता है। ये ले जी हमने लगा दिया, इज इक्वल्स टू, यहां पे मेरे पास क्या होगा, अगर बाहर लग रहा है तो आपने इक्वेशन के भी बाहर लगा देना होता है, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया जी मेरे पास r ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो मेरी हो गई। उसके बाद उसने कहा फॉलोड बाय टी, टी में हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसलेशन है, और मैट्रिक्स क्या है 3 एंड -1। अब क्या होगा, याद रखिए ये ऊपर वाला x है और x में याद रखा करें हर काम ऑपोजिट होता है। अगर मैट्रिक्स में लिखा हुआ है +3 तो ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना होता है -3। अगर ब्रैकेट ये जो इधर लिखा हुआ है अगर -3 लिखा होता है तो ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ना इसको मैं कह रहा हूं ब्रैकेट, तो यहां पे आपने -3 लिखना होता है। आए करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी -f ऑफ x -3 और यहां पे आगे -1 डाल दिया। यही काम बेटा आपने उठा के इक्वेशन के साथ भी कर देना होता है, तो कर देते हैं जी। दिस इज गोइंग टू बी x -3 होल स्क्वायर और ये मैंने -1 लिख दिया। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने t ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दी। अब मैं इसको कह सकता हूं ये मेरा g ऑफ x है, जो कि मेरे पास क्या बनेगा, माइनस इंटू x -3 होल स्क्वायर -1। दिस इज द फाइनल आंसर। I hope that is clear to everyone. फिर उसने कहा है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ y is equals to h of x for the curve which is y is equals to x square। वही इक्वेशन रखी बेटा उसने, और उसने कहा है ट्रांसफॉर्मेशन अब t पहले हो रही है फॉलोड बाय r है, वही काम करेंगे। सबसे पहले मैं कह देता हूं दिस इज माय f of x is equals to x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अब हमने t करना है, राइट। तो मैं जरा ये जो ट्रांसलेशन वाला मैंने लिखा था ये वाला, इसको एज इट इज नीचे भी ब्रॉट डाउन कर लेता हूं क्योंकि यही मुझे हेल्प आउट करने वाला है। ये ले जी इधर ले आते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें h वाला फंक्शन बनाना है, तो मैंने क्या बताया, यहां पे लिखा जाएगा f ऑफ x -3 और यहां पे लिख दिया -1। सो दिस इज गोइंग टू बी x -3 होल स्क्वायर -1। तो अब ये मेरे पास क्या हुई, ये मैंने बेटा t वाली कर दी। उसके बाद फॉलोड बाय r है। r के लिए उसने हमें क्या बताया हुआ है, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, जिसके लिए मैंने क्या कहा है, y ट्रांसफॉर्मेशन होता है ब्रैकेट के आगे, वो f ऑफ x के आगे हमने नेगेटिव लगा देना है। आए लगाते हैं, नेगेटिव अगर मैं लगाऊंगा तो बेटा याद रखिएगा ये फंक्शन तक पहुंचे थे, ये नेगेटिव लगेगा तो ये पूरे उससे मल्टीप्लाई होने वाला है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, इधर भी कर देते होल स्क्वायर -1 एंड आई क्लोज द ब्रैकेट। ये बेसिकली मेरे पास क्या हुई है, ये मेरी r ट्रांसफॉर्मेशन। एक वर्किंग स्टेप मैं और करूंगा, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस इंटू x -3 होल स्क्वायर +1। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा एंड दिस इज बेसिकली माय h ऑफ, ये दो मेरे पास फंक्शंस बन गए। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन।
फिर उसने कहा है स्टेट फुली द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स y इज इक्वल्स टू g ऑफ x ऑन टू h ऑफ x। सबसे पहले तो मैं g ऑफ x को लिखता हूं। g ऑफ x मेरे पास क्या बना है वो और से देखिएगा बेटा। g ऑफ x जो आपके पास बना था दैट वाज माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 1। इधर से मेरे पास h ऑफ x भी आया था माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहां पे मेरे पास क्या है प्लस 1। अब वो आपसे कह रहा है कि भाई ये बताओ कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिससे आपका g ऑफ x जो है वो h ऑफ x पे गया। हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है। बेटा याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा याद रखिए आपका जो ए लेवल मैथ्स है ना उसमें बड़ा सॉर्टेड सा है। आपके पास तीन होती है, या तो आपके पास ट्रांसलेशन है, या हमारे पास रिफ्लेक्शन है, या हमारे पास स्ट्रेच है। इन तीनों के अलावा चौथा कुछ है ही नहीं, राइट। मैं हमेशा कहता हूं ट्रांसलेशन को आइडेंटिफाई करना है, अगर प्लस या माइनस हो रहा है तो ट्रांसलेशन होती है, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिफ्लेक्शन है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, ये क्रॉस नहीं डालता मैं, मल्टीप्लाई लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, तो वो आपके पास क्या है स्ट्रेच है। गौर से देखिएगा अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे नेगेटिव भी लगा हुआ है, यहां पे भी नेगेटिव लगा हुआ है, सेम रह रहा है। अगर तो साइन चेंज हो जाता नेक्स्ट से ऊपर नेगेटिव होता नीचे पॉजिटिव होता तब मैं कहता रिफ्लेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां पे अगर मैं देखूं x माइनस 3 होल स्क्वायर है, और यहां पे नीचे भी मेरे पास क्या है दिस इज ऑल्सो x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो स्ट्रेच भी नहीं हो रहा। होल सिंपल सिंपल सा क्या रहा है, यहां पे ये था, गौर से देखिएगा बेटा, यहां पे ये माइनस 1 है, it is being shifted on to plus 1, means that कि y की जो वैल्यू थी वो माइनस 1 पे पड़ी हुई थी, वो उठ के प्लस 1 पे चली गई, राइट। अगर मैं सिंपल सा स्केच बनाना चाहूं तो मैं ये बात कह सकता हूं, गौर से सुनिएगा, मैं एक बिल्कुल रफ सा स्केच बना रहा हूं, बिल्कुल रफ सा। मैं ये कह सकता हूं कि हुआ क्या है मेरे पास -3 और ये -1, यहां पे मेरा ग्राफ पड़ा हुआ था, ये -3, ये राजी -1, राइट। यहां पे मेरा ग्राफ पड़ा हुआ था, नॉट सॉरी -3, ये गलती हो गई, इट इज गोइंग टू बी +3, ये 3 और ये -1, राइट। यहां पे मेरा ग्राफ पड़ा हुआ था, राइट, जस्ट टू बी इन एक्यूरेट वन, राइट जी। मैंने शेप को हम केटर नहीं कर रहे, चले अगर शेप भी एक्यूरेसी पे जाना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरा जो शेप बनेगी वो मेरे पास क्या बनेगी, सैड फेस बननी चाहिए, ये ले जी ये बना दिया, ठीक है। यहां पे मेरा ग्राफ पड़ा हुआ था, ये उठ के h ऑफ x जब बना है तो यहां से उठ के ये कहां चला गया, +1 पे चला गया, ये मेरे पास इसका टर्निंग पॉइंट आ गया, एंड दिस इज द h ऑफ x ग्राफ, राइट। ये मेरा g ऑफ x है और ये मेरे पास h ऑफ x है। अब अगर मैं यहां पे कंक्लूड आउट करूं तो मेरा ग्राफ क्या है, सिंपली मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर आपके पास ऊपर या नीचे मूवमेंट हो रही होती है तो सबसे पहले बेटा आंखें बंद करके लिख दिया करें कि भाई ये ट्रांसलेशन है, राइट। अब ट्रांसलेशन में अगर मैं देखूं मेरा ग्राफ आगे या पीछे मूव नहीं किया है तो इसका मतलब x डायरेक्शन में मूव ही नहीं किया, तो ऊपर तो मैं चुप करके 0 लिख दूंगा। मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ मूव किया है, राइट लेफ्ट नहीं मूव किया है, ऊपर की तरफ मूव किया है, तो मेरे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी द वाई ट्रांसफॉर्मेशन। और वाई ट्रांसफॉर्मेशन में कितने यूनिट मूव किया है, पहले इसको यहां से उठ के यहां पे आना पड़ेगा 1 यूनिट ये वाले, और उसके बाद 1 यूनिट ये ऊपर और आया है 1 यूनिट ये वाले, तो 2 यूनिट ये ऊपर की तरफ गया है। अपवर्ड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, और 2 यूनिट गया है तो 2 लिख दूंगा, और दिस क्लोज माय आंसर, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके जी, अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कहता है बेटा, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है शो दैट द इक्वेशन y is equals to sin of x plus 5 over tan of x plus 2 divided by sin of x is equals to 0 may be expressed in this form where a b c are the constants। फेयर इनफ। हमेशा याद रखा करें बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए मैं हमेशा एक रिकमेंड करता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जब भी आपके पास इस तरह सा क्वेश्चन आए देखा करें आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में है। हमारी जो इक्वेशन है उसके अंदर सारे कॉस के हैं, हमें साइन को भी एलिमिनेट करना है, हमें टैन को भी एलिमिनेट करना है,
राइट जी। सबसे पहले लेट मी रीराइट द क्वेश्चन फॉर अस। दिस इज 4 sin of x plus 5 tan of x plus 2 divided by sin of x is equals to 0, राइट। अब मुझे एक चीज पता है भाई, मुझे सारी की सारी इक्वेशन को कॉस में लेके जाना है। सबसे पहले जो आइडेंटिटी लगा सकता हूं मैं, मेरे पास tan की आइडेंटिटी अवेलेबल है, राइट जी। आए लिखते हैं, क्या होगा 4 साइन ऑफ एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय tan की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है बेटा वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दैट इज गोइंग टू बी 4 साइन ऑफ एक्स प्लस 5 cos of x divided by sin of x plus 2 divided by equals to 0, राइट। यहां तक पहुंच गया। अब बेटा आपको अगर पेपर में कभी परेशानी हो ना कि इससे आगे क्या सॉल्व कर रहा हूं, देखा करें बनाना क्या है, हमें इक्वेशन को कॉस में लेके जाना है, राइट। अब यहां पे फर्दर मैं क्या करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू टेक एन एलसीएम। ना कुछ समझ आ रहा हो ना, जस्ट गो विद द फ्लो। साइन ऑफ एक्स मेरा एलसीएम आ जाएगा, क्या होगा, इसके पास भी साइन वाली टर्म है, इसके पास भी है, इधर इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 5 कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 5 कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे कॉस में इक्वेशन को लेके जाना है, तो अगर मुझे इसको कॉस में लेके जाना है तो यहाँ पे आइडेंटिटी अवेलेबल है हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 5 कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 5 कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक वर्किंग स्टेप और हो सकता है, वो क्या होगा हमारे पास, गौर से देखिएगा, ये 5 और ये 2 ऐड हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 5 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 5 कॉस ऑफ एक्स प्लस 7 equals to 0. I made a mistake. Let me correct that. This is going to be, यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, let me redo that. This was 4, मैंने 5 लिख दिया. So this is going to be multiplied over here and over here. So this is going to be 4 minus 4 cos square of x plus 5 cos of x plus 2 equals to 0. My bad. I beg your pardon. So this is going to be 4 and this 2. So this is minus 4 cos square of x plus 5 cos of x plus 6 equals to 0. Right? अब यहां पे अगर हम देखें तो उसने ए बी को पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव जो है ना इसको कॉमन ले लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है हमारे पास। दिस इज गोइंग टू बी 4 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 5 cos ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो यहां से मेरे पास फाइनल आंसर 4 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 5 cos ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर अस, राइट। ओके, फिर उससे हमें क्या कहा है, कहता है हेंस सॉल्व द इक्वेशन y 4 sin of x प्लस 5 tan of x प्लस 2 sin of x इक्वल्स टू 0, राइट। अब अगर हम यहां पे देखें बेटा, तो बड़ी मेहनत से हमने इस वाली इक्वेशन को, ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये वाली, इस वाली इक्वेशन को हमने इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। हमेशा याद रखें, फर्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट पार्ट में जो कन्वर्जन वो करवाता है, नेक्स्ट पार्ट में हमें वो कन्वर्जन को यूज करना होता है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैंने ये जो कन्वर्जन की है, आई एम गोइंग टू पिक दैट इक्वेशन अप। मैं ये वाली इक्वेशन को पिक करूंगा, और वो वाली इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 5 cos ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन है। अब मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूंगा और इसको सॉल्व करके अपने आंसर्स निकालूंगा। याद रखिएगा जो जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं वो सारे क्वाड्रेंट्स में हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि जी लेट
cos of x is equals to u। तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा 4u का स्क्वायर माइनस 5u माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। राइट, अब इस पे अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाता हूं तो मेरे पास दो फैक्टर्स बनेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, कैलकुलेटर से कोई मिड आंसर्स नहीं लिखेगा, आपको फैक्टर्स शो करने होते हैं, ये एग्जामिनर का रूल होता है। सो यहां से मेरे पास बनेगा क्या, दिस इज गोइंग टू बी 4u प्लस 3 और दूसरा फैक्टर आपको क्या बनेगा u माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये दो मेरे पास फैक्टर्स आते हैं, आपको ये फैक्टर्स वाला स्टेप दिखाना पड़ता है, इसके बाद बेशक आप ऑब्वियसली बात है आंसर तो मिल ही जाएगा। तो यहां से मेरे पास एक आंसर u इज इक्वल टू माइनस 3/4 आ जाएगा और दूसरा मेरे पास u इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब बारी बारी से हमें क्योंकि cos का निकालना है, सो दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3/4 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा cos ऑफ x इज इक्वल टू 2। याद रखें cos की रेंज होती है -1 से 1, तो ये तो हमें कोई आंसर देने ही नहीं वाला, तो यहाँ पे सिंपली क्रॉस लिख देते हैं। यहां से हमें आंसर मिलना है, तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स -3/4। अब याद रखिएगा ये जो नेगेटिव है इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट्स वाला है, सो दिस इज गोइंग टू बी cos इनवर्स 3/4। तो यहां से अगर मैं करता हूं, कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं, cos इनवर्स 3/4, सो दिस इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 41.41 डिग्री। अब याद रखें जो कैलकुलेटर आपको देता है वो आपका बेसिक एंगल होता है, राइट, और वो हमारे पास हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। एड शुगर टू कॉफी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर हमारे कैलकुलेटर ने हमें दिया, वो कितना था, हमें निकालना है कॉस के नेगेटिव क्वाड्रेंट्स, कॉस के नेगेटिव वाले वैल्यू, क्योंकि -3/4 है, तो कॉस नेगेटिव कहां कहां पे होता है, अगर आप देखो तो कॉस नेगेटिव हमारे पास बेटा होता है, इट इज इन दिस second quadrant and in the third quadrant. So this is going to be x is equals to 180 minus 41.41 और दूसरा हमारे पास बनेगा 180 प्लस 41.41। तो एक आंसर यहां से मिलना है हमें 180 माइनस 41.41, तो यहां से एक आंसर हमें जो मिलता है दैट इज गोइंग टू बी 138.6 डिग्रीज। दूसरा हमें जो मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 180 प्लस 41.41 विच इज गोइंग टू बी 221.41 डिग्रीज। अब अगर हम देखें तो हमारी जो लिमिट है दैट गोज फ्रॉम 0 to 360, तो दोनों ही मेरे आंसर्स बनेंगे क्योंकि दोनों ही मेरी लिमिट्स के अंदर इंक्लूडेड है। I hope that is clear to everyone. Right? So that is how you have to solve this question. Let's move towards the next question. Okay, now moving towards the question number 6. In the question number 6, it says that the diagram shows a morphle formed by the major arc AB and the radius r centimeter, center O and the minor arc AOB of a circle. Fair enough. Also, with the radius r but with the center C. The point C lies on the circle with the center O. Fair enough. Now it says that given that the angle ACB is k pi. Now if you look upon this going all the way around this is given to us, that is k pi. Right? Now if I draw this, let's complete it over here. तो ये अगर आर है तो बेटा ये वाला भी आर होगा, ये वाला भी आर होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज नोट करें, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती थी, ओ लेवल्स को रिकॉल करें, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास ये सेंटर है ओ, इसमें हम ये कहते थे ये अगर हमारे पास 2 थीटा है तो ये वाला हमारे पास थीटा होता था, राइट। अगर आप लोग इसी को रिकॉल करें इधर, तो ये अगर मेरे पास के पाई गिवन है तो आई कैन से विद फुल प्रूफ दैट दिस एंगल, ये वाला जो हमारे पास होगा दैट इज गोइंग टू बी 2k पाई, राइट। अगर हमारे पास एंगल एट द सेंटर ट्वाइस होता है तो ये वाला आपके पास बनेगा एंगल एट द सेंटर और ये वाला है जी आपके पास एंगल एट द सर्कमफेरेंस, एक ही पॉइंट से, राइट जी। अब इसी तरीके से
अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और नोट करें, ये वाला अगर मेरे पास के पाई है तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी के पाई, क्योंकि ये अगर रेडियस है तो ये और ये रेडियस बराबर, ये और ये रेडियस बराबर। तो अब अगर हम पॉइंट ओ को कंसीडर करें, फोकसिंग ऑन पॉइंट ओ, तो मेजर वाला ये जो वाला आपके पास एंगल है, इफ यू कंसीडर पॉइंट ओ, तो मेजर आर्क ए ओ बी वो मेरे पास कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 2 k पाई, माइनर आर्क ए ओ बी दैट इज बेसिकली के पाई। अब अगर एक पॉइंट पे हम बात करें तो एंगल कितना होता है, दिस इज गोइंग टू बी 2 k पाई प्लस के पाई इज इक्वल टू 3 पाई। तो अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो वो मेरे पास कितना बनेगा, सॉरी दैट विल बी इक्वल टू नॉट 3 पाई, 2 पाई, so that will be 3 k pi is equals to 2 pi। बेसिकली पॉइंट पे एंगल कितना होता है, 2 पाई या 360 डिग्री, वो मैं लिख नहीं सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि हम रेडियंस में बात कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी पाई इज इक्वल्स टू 2, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट दिस इज गोइंग टू बी के इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3। दैट इज द आंसर फॉर अस, right? Moving towards the next one. Now this was a difficult part to concern with क्योंकि प्रॉपर्टीज सर्कल की उससे इन्वॉल्व करवाई है यहाँ से। अब अगर हम यहाँ पे देखें, उसने हमें कहा क्या है, कहता है स्टेट दैट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड दिस इन टर्म्स ऑफ पाई एंड आर। हमें पेरीमीटर इसका फाइंड करना। अब अगर हम यहाँ पे देखें के की वैल्यू मेरे पास निकल आई हुई है, राइट? यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने मेस्ड अप किया है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें इन टर्म्स ऑफ आर एंड पाई आंसर देना है, तो ये यहाँ से ये वाला एंगल हमारे पास के पाई गिवन था। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ के पाई, तो यहाँ से सबसे पहले मैं लिख देता हूँ दिस इज 2 पाई/3। ठीक है। अब अगर मैं शेडेड रीजन की बात करूँ तो शेडेड रीजन के पेरीमीटर में एक मेरी ये वाली शेप है, लेंथ है, और एक मेरे पास ये वाली लेंथ है। ये दो लेंथ्स मेरी निकल आए, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारे एग्री करते हैं मेरे साथ? ओके। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ये वाली लेंथ को। इफ आई वांट टू फाइंड दिस लेंथ, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल इट इज एस इज इक्वल्स टू थीटा आर। सो एस विल बी इक्वल्स टू थीटा, मेरे पास कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर आ गया, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 3। ये तो मेरे पास सिंपल स्ट्रेट अवे आ गई यहाँ पे, राइट? गौर से देखिएगा, हमें जो निकालना है वो हमें शेडेड रीजन निकालना है। अब ये जो ए बी वाली दूसरी वाली लेंथ है, ये वाली, इसको मैं आउटलाइन कर देता हूं यहाँ पे। ये मेरे पास कोई सेक्टर नहीं बनता। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैं पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालता हूं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट अवे 2 पाई आर। इसमें से अगर मैं, गौर से देखिएगा, ये जो ए बी ये वाला है, ये वाली लेंथ माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी? सारे मेरे साथ एग्री करते हैं? फर्स्टली लेट्स फाइंड दिस ए बी, ये वाली। तो ये मेरे पास किस तरह से आएगी, गौर से देखिएगा, हमने पिछला पार्ट सॉल्व किया है, हम ये डिसाइड करके आए थे ये वाला जो आपके पास होता है एंगल, ये भी हमारे पास कितना था, दैट वाज 2 पाई/3, राइट? तो अगर मुझे ये वाली लेंथ मार्क करनी है जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, सो दैट इज गोइंग टू बी, क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू आपके पास कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी थीटा आर। थीटा आपके पास है जी 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर आ गया, ये मेरा एस है, राइट? ये मेरे पास कह सकता हूं मैं ए सी बी वाली लेंथ है। नाउ आई नीड दी आउटसाइड वन, तो मेरे पास क्या बनेगा, सर्कमफेरेंस में से माइनस करना था, 2 पाई आर माइनस कितनी आई थी, दैट वाज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 3। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, 3 being my LCM, 6 pi r minus 2 pi r which is going to give us 4 pi r divided by 3, right? Now पेरीमीटर मेरे पास कितना बन जाएगा,
दैट इज 4 πr डिवाइडेड बाय 3 प्लस क्या होगा, ए ओ बी वाली जो हमने निकाली है दैट इज 2 πr divided by 3, this one, right? So simply add them. If we are going to add them, 3 being my LCM, so this is 4 pi r plus 2 pi r. So यहाँ से अगर मैं solve करूँ 6 pi r divided by 3 which is going to be 2 pi r. ये मेरा आंसर है, राइट जी. आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस. फिर उससे हमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड motif, give your answer in the form of pi r and under root 3. हमें शेडेड रीजन का एरिया भी निकालना है. आए निकालते हैं. शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालना है तो इसमें मेरे पास बनेगा क्या, गौर से समझते हैं. फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारा, इसलिए हमारे पास बहुत ध्यान से इसको समझना पड़ेगा बिकॉज द फिगर ओवर हियर इज डैम कॉम्प्लिकेटेड, राइट. तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें तो जो हमारी मेजर आर्क है उसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, गौर से जरा विजुलाइज करने की पहले तो कोशिश करते हैं. ये वाला जो है वर्किंग, इसको मैं उठा के इधर ले जाता हूँ बिकॉज ये इस वाले पार्ट की वर्किंग है, इधर मैं लिख देता हूँ, राइट. दिस इज द पार्ट वर्किंग ओवर हियर. नाउ द पॉइंट इज, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, बड़े गौर से फिगर में देखना बेटा. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मेजर आर्क देखूं, मेजर आर्क ए ओ बी कौन सी है, लेट मी क्लीन अप माई फिगर, साथ साथ दोबारा ड्रॉ कर लेंगे. मेजर आर्क ए ओ बी ऑल द वे ये और ये. इस मेजर आर्क में से, गौर से सुनिएगा, मेजर आर्क में से माइनस कर दिया जाए ये वाले सेगमेंट एरियाज, ये और ये एरिया ऑफ सेगमेंट. तो कैन आई से दैट दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन. यहां तक सारे मेरे साथ एग्री करते हैं, फिर हम वर्किंग पे चलते हैं. ओके, आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर. गौर से देखना बेटा, इसको भी मैं मिटा रहा हूं यहां से. आई नीड द फिगर थिंग्स. What I can do is that, look over here. Firstly, major sector area. अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट रिकॉल करें तो हमने एक बात सीखी थी कि भाई हमारे पास ये वाला जो है, ये वाला एंगल के पाए था, तो ये वाला जो हमारे पास था दैट वाज 2 के पाए. हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, राइट. के की वैल्यू मेरे पास आ चुकी हुई है. तो अगर मैं एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर फाइंड करना चाहता हूँ, 1/2 थीटा आर स्क्वायर है. 1/2 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर. मेरे पास के की वैल्यू आ चुकी हुई है, दैट वाज द वैल्यू 2/3. प्लेस कर देते हैं इधर. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय के कितना था, दैट वाज 2 डिवाइडेड बाय 3 इनटू आपके पास कितना आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर. गौर से देखना बेटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहां से मेरे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 आर स्क्वायर. ये मेरा मेजर सेक्टर का एरिया तो निकल आया. ऑल आई नीड इज, अगर मेरे पास ये जो दो सेगमेंट्स हैं इनका एरिया निकल आए, उसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, आई विल बी गेटिंग माई आंसर, राइट. यही काम करना है. रह गए सेगमेंट्स. आए देखते हैं सेगमेंट्स का एरिया कैसे निकालना है. गौर से देखिएगा सारे. इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, मैं ये वाली जो वर्किंग है इसको, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको मैं आंसर स्पेस पे ले जाता हूँ क्योंकि ये हमें करना है सारा काम इन ऑर्डर टू फाइंड दिस, राइट. इसको भी उठा के इधर लिख देते हैं.
ओके, नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट्स। सेगमेंट्स का एरिया कैसे निकलेगा, वो और से सुनना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने लगा है। सेगमेंट्स का एरिया अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं, तो एक तो मेरे पास, अगर हम देखें, तो ये मेरे पास एक माइनर सेक्टर बनता है, मैं ब्राउन से आउटलाइन कर रहा हूं, ये वाला, राइट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ segment, that will be equals to area of minor sector, माइनर सेक्टर का है बेटा, मैंने इसको माइनस एरिया ऑफ ये जो भी क्वाड्रिलेटरल है, राइट, ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल सा बना हुआ है, इसको भी फाइंड कर लेंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब माइनर सेक्टर का कैसे निकलेगा, गौर से देखना बेटा। माइनर सेक्टर के लिए सिंपल सिंपल 1/2 थीटा, हमारे पास कितना है, के पाई है, के की वैल्यू पता है 2/3 पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर माइनस। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये मुझे नहीं पता क्या शेप है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज नोट करूं, इसको मैं यहां से बाइसेक्ट करता हूं, ट्राइंगल बन गया, 1/2 multiply by r into sine of k pi by 3 which is going to be 2 pi by 3, और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि एक इधर और एक इधर, तो आई विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। आइए सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास जो चीज बच जाती है बेटा, वो मेरे पास क्या बच जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी, what I am going to left with, it is going to be left with, गौर से देखिएगा, this is going to be pi by 3 r square minus r square sine of 2 pi by 3। अब अपना कैलकुलेटर पिक करें, उसने हमें कहा है अंडर रूट और उसकी फॉर्म में आंसर देना है। अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं, मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड। ये मैं अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में ले आया हूँ। साइन क्या लिखा हुआ जी हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई बाय 3। आए ब्रैकेट डालते हैं, 2 शिफ्ट दबा के पाई लिखा, डिवाइडेड बाय 3 लिख दिया, तो दैट इज अंडर रूट 3/2 लिख देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी, आई एम लिमिटेड विद दिस स्पेस, तो लिख देता हूं मैं इधर, दिस इज गोइंग टू बी पाई डिवाइडेड बाय 3r² माइनस r², कितना आया था, दैट वाज अंडर रूट 3/2, राइट जी। ये मेरा किसका एरिया आ चुका है, ये मेरे पास सेगमेंट का एरिया है, सेगमेंट, राइट, ये मेरा इस सेगमेंट का एरिया आ गया, पाई बाय 3r² माइनस दिस। आइए जी सॉल्व करते हैं। अब मेरा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या बनेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, वर्किंग्स को नीचे ले आता हूं मैं, ये था जी मेरे पास एरिया ऑफ द सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये मैं नीचे ले आया इसको, ये मेरा सेक्टर के एरिया की वर्किंग आ गई, और यहां पे मैंने ये निकाला था सेगमेंट का एरिया, इसको भी उठा के नीचे ले आते हैं, राइट। ऑल आई हैव टू डू इज दैट इन दोनों एरियाज को माइनस करना है, आए करते हैं। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, that will be area of the major sector, 2 pi divided by 3r² माइनस, अब ये माइनस आ गया तो बेटा ब्रैकेट का खास ख्याल रखना है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी पाई डिवाइडेड बाय 3r² माइनस r² अंडर रूट 3/2। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 3r² माइनस पाई r² डिवाइडेड बाय 3 प्लस r² अंडर रूट 3/2। आइए सॉल्व करते हैं। 3 स्ट्रेट अवे एलसीएम नजर आ रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई r² माइनस पाई r² प्लस r² अंडर रूट 3/2। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, तो यहां से मेरे पास बनेगा क्या, दिस इज गोइंग टू बी पाई r² डिवाइडेड बाय 3 प्लस r² अंडर रूट 3/2। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस।
आई होप दैट इज क्लियर टू अस. जल्दी से नोट डाउन कर ले. ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव अ ब्लैंक स्पेस एज वेल क्योंकि इसकी वर्किंग बहुत ज्यादा थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर मैं आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें क्या कहता है, कहता है द सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 15. अच्छा, अच्छा फर्स्ट टू टर्म्स उसने लिख दिया, फर्स्ट टू टर्म्स लिख देते हैं जी. फर्स्ट टू टर्म्स का उसने सम बता दिया और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो मैं कह सकता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन. तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए आर, क्योंकि अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो वो ए आर रेस्ट पावर टू माइनस वन आएगा विच इज गोइंग टू बी ए आर. तो ए प्लस ए आर इन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 15. ये उसने हमें बता दिया. फिर उसने हमें क्या कहा है, कहता है सम ऑफ इन्फिनिटी, वो ये है, कहता है दी कॉमन रेशियो इज नेगेटिव. अच्छा, फाइंड द थर्ड टर्म. हमें उससे कहा है जी थर्ड टर्म निकालो, 7 मार्क का क्वेश्चन है हमारे पास. गौर से देखिएगा. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, व्हाट आई कैन डू इज दैट स्टेट अवे ऐसा सोल्यूशन है. दिस इज गोइंग टू बी ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 15. मैं एक वर्किंग स्टेप कर रहा हूँ, ए को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 15 है. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ठीक है जी. दूसरी इस तरफ आते हैं, सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला अगर किसी को भूल जाए डाटा बुकलेट खोल लिया करें. ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर आ जाएगा इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, आइए जी इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं. तो यहां से मैं अगर ए को सब्जेक्ट बनाना चाहूं तो दैट इज गोइंग टू बी 125 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1 माइनस आर आ जाएगा. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. राइट जी. अब अगर मैं यहां से भी ए को सब्जेक्ट बना लूं तो दैट इज गोइंग टू बी 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर. दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं. क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1 माइनस आर. सबको क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दें. क्या होगा हमारे पास, दिस 7 गोज ओवर हेयर, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 15 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 125. तो अगर मैं फ्रैक्शन में ही लिख देता हूँ 21 डिवाइडेड बाय 25 आ गया इज इक्वल टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, दैट इज गोइंग टू बी 1 माइनस आर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर. ये और ये कैंसिल हो गया. अब आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 25. सो दिस इज गोइंग टू बी आर इज इक्वल टू 1, दिस इज गोइंग टू बी 25 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 25. एलसीएम लिया मैंने, आर स्क्वायर था यहाँ पे, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 25. तो जब हम अंडर रूट लेंगे तो आर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2/5. अब क्योंकि उसने कह दिया कॉमन रेशियो जो है दैट इज नेगेटिव, तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -2/5. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ आर, ए निकालना तो बहुत ही आसान है. हमारे पास एक इक्वेशन बनी हुई थी, पिक कर लेते हैं इस इक्वेशन को. ए की जो इक्वेशन है उसको मैं ले आता हूं इधर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए गिवन टू अस. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/5. तो यहाँ से a की जो वैल्यू आती है दैट इज 25. अब मुझे उसने कहा है थर्ड टर्म निकालो. थर्ड टर्म हमारे पास क्या होगी, थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू a r raised to power 3 minus 1. So this is 25 into minus 25 2/5 डिवाइडेड रेज टू पावर 2. तो यहाँ से मेरे पास थर्ड टर्म कितनी आ जाती है, दैट विल बी इक्वल टू 4. दैट इज द आंसर फॉर अस. राइट जी. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 7. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. आइए जी नेक्स्ट इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 सेज टू अस, क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, उससे कहा है द डायग्राम शोज द कर्व विद एन इक्वेशन ऑफ दिस. ठीक है, एंड दिस, दो कर्व्स उसने दिए हैं मीटिंग एट अ पॉइंट ए एंड बी. ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग u इज इक्वल टू 2x माइनस 3 फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
ए एंड बी, आपको उसने एक हिंट दिया है कि भाई ये वाली सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करनी है। बेटा याद रखा करें, जब भी किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे ए और बी है तो सॉल्व करने के लिए आ जाए तो याद रखें आपको इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। तो दो इक्वेशंस हैं, वाई दोनों में सब्जेक्ट बना हुआ है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 × 2x -3 ⁻⁴ ये इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, keep in mind one thing, there is nowhere around I know the value how to solve this one। 4 हमारे पास ए लेवल में एक्सपेंशन आती नहीं है, लेकिन उसने हमें कहा है कि भाई ये वाली सब्स्टिट्यूशन को यूज करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी 2 × इसकी जगह पे मैं u लिख देता हूँ ⁻⁴ एज इट इज, और यहाँ पे भी मैं u लिख देता हूँ ⁻2 + 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 2u⁻⁴ is equals to u² + 1. So this is going to be 2u⁻⁴ minus u² - 1 equals to 0। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, मैंने एक चीज बताई हुई है, मैंने कहा है अगर किसी को नहीं याद है तो प्लीज क्वाड्रेटिक्स की वीडियो देखें। आपने क्या करना है, जो भी सेकंड हाईएस्ट पावर है उसको आपने कह देना है लेट u² is equals to x। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x² - x - 1 equals to 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से मेरे पास जो दो बनते हैं वो मेरे पास क्या बनेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 2x + 1, और दूसरा फैक्टर आपके पास बनेगा x - 1 equals to 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी 1/2, दूसरी आपके पास जो आएगी x is equals to 1। नाउ द पॉइंट इज, ये x की वैल्यूज आई है, मुझे u की निकालनी है, तो क्या बनेगा, u² is equals to x, और यहाँ पे भी u² is equals to x, क्योंकि दो वैल्यूज हैं। u² is equals to -1/2, और यहाँ पे भी लिख देते हैं u² is equals to 1। सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट, आपके पास इसका तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो हमारे पास इधर तो मैथ एरर आ जाएगा, इधर से हमारे पास वैल्यू निकलनी है, u विल बी इक्वल टू आपके पास क्या आएगी, दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 1, तो u विल बी इक्वल टू +-1। तो दो आंसर्स हमारे पास निकलेंगे, एक हमारे पास +-1 है, दूसरा हमारे पास एक +1 है और दूसरा -1 है। लेकिन ये मेरी क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ योर x, राइट। हमें जो है उसने यहाँ पे ये u की वैल्यू निकली है, हमें x निकालना था, तो x के कोऑर्डिनेट के लिए एक और भी सब्स्टिट्यूशन है, वो वाली सब्स्टिट्यूशन को हम यूज करेंगे, विच इज गोइंग टू बी u is equals to 2x - 3। ये उसने क्वेश्चन में दी हुई थी। अब यहाँ पे सबसे पहले u की जगह पे लिखें +1 is equals to 2x - 3, so this is going to be 1 + 3 is equals to 2x, तो x is equals to आपके पास कितना आ जाएगा, that is going to be 2। और दूसरा आपके पास क्या होगा, -1 is equals to 2x - 3, -1 + 3 is equals to 2x, तो x will be equals to 1। तो एक वैल्यू आपके पास x की 2 है, एक वैल्यू आपके पास 1 है। अच्छा बेटा यहाँ पे ना एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन मैंने की थी, लेट u² is equals to x, ये मैंने फाइंड की थी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन है ये क्वेश्चन में गिवन थी। अब क्योंकि उससे क्वेश्चन में कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, हमने अभी x कोऑर्डिनेट निकालने हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए आपने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर लें, जो इजीएस्ट टू सॉल्व होती है उसमें प्लेस किया करें। मुझे जो इजीएस्ट टू सॉल्व नजर आ रही है वो ये वाली है, आए इसके अंदर प्लेस करते हैं। द इक्वेशन इज 2x, इक्वेशन हमारे पास है y की 2x - 3 होल स्क्वायर +1। तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, दोनों वैल्यूज ऑफ x को प्लेस करना है बारी बारी से, सो दिस इज गोइंग टू बी y is equals to 2 × 1 - 3 होल स्क्वायर +1। तो यहां से मेरे पास बनेगा क्या, दैट विल बी इक्वल्स टू -1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2, तो यहां से y की वैल्यू 2 आ जाएगी, y is equals to 2 into आपके पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 - 3 होल स्क्वायर +1, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू अगेन 2। तो a के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या बन जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1, 2। b के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या बन जाएंगे, 2, 2। मैं अपनी तरफ से a b नहीं कह सकता हूं क्योंकि a पहले आ रहा है, b बाद में आ रहा है, तो जो x की वैल्यू छोटी है वो a बनेगी, y की जिसकी x की वैल्यू बड़ी है वो b बनेगा। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन।
राइट जी। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहता है फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब उसने हमें कहा है शेडेड रीजन का एग्जैक्ट एरिया फाइंड करो। अब देखें अगर, तो शेडेड रीजन हमारा दो कर्व्स के दरमियान में है, तो हमेशा याद रखा करें बेटा, इसके लिए फॉर्मूला होता था हमारे पास। अगर आपको नहीं याद है तो इंटीग्रेशन वाली वीडियो चेक कीजिएगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जब भी दो कर्व्स के दरमियान में हो जाए, एरिया ऑफ अपर कर्व माइनस एरिया ऑफ लोअर कर्व। और लिमिट्स आपके पास कौन सी लगेंगी? लिमिट्स हमारे पास ए की, एक्स की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 1। ए की एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, दैट वाज 1। और बी की आपके पास, सॉरी 1 लिखना है, और बी की हमारे पास 2। राइट, आइए सॉल्व करते हैं। अपर कर्व जो हमारे पास है उसकी इक्वेशन लिखेंगे, इंटेग्रल 1 से लेके 2 की लिमिट 2 इंटू क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी, क्या इक्वेशन थी, दैट इज गोइंग टू बी 2। अच्छा अपर कर्व है, सो दैट इज गोइंग टू बी, क्या होगी आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटेग्रल 1 से लेके 2 इंटू 2x माइनस 3 रेज टू पावर 4 dx। राइट, ये हमारे पास स्ट्रेट अवे आएगी यहाँ पे। अच्छा आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं पैरेलल चला रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अलग अलग भी सॉल्व कर ले, एंड में आंसर्स को माइनस कर दीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आए अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। अलग अलग से ये होता है एरर से बंदा बच जाता है, एंड में माइनस कर देंगे हम। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 2 से लेके 1 तक। दिस इज गोइंग टू बी 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज 2x माइनस 3 रेज टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय भी आपके पास क्या होगा 2 प्लस 1। इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज होती है उसका डेरिवेटिव नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी 2 रिटन ओवर हियर, प्लस 1 का डेरिवेटिव x आ जाएगा, क्योंकि लिमिट्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो प्लस c नहीं लिखना है, ये लिख दी लिमिट्स। सॉल्व करते हैं फर्दर। 6 आ जाएगा प्लस x, लिमिट गोज 1 से लेके 2 तक की। आए जी लिमिट्स को भी प्लेस कर देते हैं, क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2 आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। अपर जहां जहां एक्स था वहां वहां पे अपर लिमिट लिखी, उसके बाद माइनस का साइन, जहां जहां पे एक्स था वहां वहां पे लोअर लिमिट लिख दी। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो दिस इज गोइंग टू गिव अस द आंसर व्हिच इज गोइंग टू बी 4/3। ठीक है जी, ये मेरे पास एक आ गया। दूसरा क्या होगा, दूसरी वाली इक्वेशन को भी पकड़ लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन को अगर मैं लेके आता हूं तो इसको भी इंटीग्रेट करना है हमें। आए जी करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, इफ आई वांट टू इंटीग्रेट दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू 2x माइनस 3 रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय भी 4 प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। प्लस सी नहीं डालेंगे क्योंकि लिमिट्स हमारे पास अवेलेबल है, 1 से लेके 2 की लिमिट लिख देंगे। आए सॉल्व करते हैं, क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2 into 2x minus 3 raised to power 5 divided by 10 1 से लेके 2। राइट, जहां जहां x है वहां वहां पे अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से जो आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी 2/5। अब हमारे पास जो है दोनों एरियाज क्योंकि आ चुके हुए हैं, हमने सिंपल क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर निकालना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
दैट इज गोइंग टू बी 4/3 माइनस 2/5। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 50। दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट। सो आप अगर चाहें तो इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपके पास आंसर सेम ही आने वाला है, राइट जी। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। Okay, now let's move towards the question number 9. And in this question, it says that express 4x square minus 12x plus 13 in this particular form. If you look upon this, this is the completing square form. Let's do that. This is 4x square minus 12x plus 13. We have to convert it into this form. Now, for the completing square, we used to have one rule, and that rule used to be that x square का जो कोफिशिएंट होता है बेटा वो 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले 4 को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 4 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 3x आएगा, प्लस अब आप 13 से 4 को कॉमन नहीं ले सकते, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ 13 डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब आगे चलते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4। मैंने रीराइट किया। अब रूल ये होता था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसके साथ आपने 3 ऑपरेशंस करने हैं। एक आपने उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, एक आपने स्क्वायर करना है, एक प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है। आइए लिखते हैं, दिस इज गोइंग टू बी प्लस 3 divided by 2 whole square minus 3 divided by 2 whole square, and I close the bracket over here. अगर मैं further solve करता हूँ तो what I have to do is that this is going to be 4, ये x square और ये वाला जो है इसको combine करके लिख देंगे x 3/2 whole square, और यहाँ पे जो साइन है as it is नीचे brought down कर देंगे which is going to be negative, प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट, राइट। अब हमारे पास क्या होगा, सिंप्लीफाई दिस फर्दर, दिस इज गोइंग टू बी 4 इंटू एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। लेट्स डू वन मोर स्टेप। अगर मुझे एक और स्टेप करना है तो उसमें क्या होगा मेरे पास, this is going to become 4 into x minus 3/2 whole square, 4 being my LCM, plus 13 minus 9। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 4 into x minus 3/2 whole square प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, ये और ये कैंसिल होके 1 बच जाएगा, राइट जी। अब ये जो 4 है बेटा इसको इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी, तो ये बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 4। लेकिन ये आंसर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने ये जो 2 यहाँ पे लेके आया है, ये कैसे होगा। अब बेटा करना ये है कि ये जो 4 है इस 4 को मुझे इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वही टर्म मल्टीप्लाई होगी जिसके पास स्क्वायर की पावर हो। तो इस 4 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 4। बेटा याद रखें जब भी इस तरह का केस हो तो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वही पावर आपके नंबर के पास भी होनी चाहिए, तब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 2x, इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 3 स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। So this is how you have to solve this question. नेक्स्ट आते हैं इस पे, उससे हमें क्या कहा है, कहते हैं द फंक्शन f is defined by f of x is equals to 4x square minus 12x plus 13, ठीक है, for x is greater than p and less than q। सबसे पहले इसको लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज f of x is equals to 4x square minus 12x plus 13
और यहाँ पे उसने x इज ग्रेटर देन p लिखा है, लेस देन q लिखा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए मैं लिख देता हूँ भाई ये हमें f ऑफ x की डोमेन दी हुई है। कहता है दी फंक्शन g इज डिफाइंड बाय, आपको उसने एक और फंक्शन भी दिया हुआ है विच इज g ऑफ x, जो कि हमारे पास कितना है, दैट इज 3x प्लस 1। और यहाँ पे उसके लिए उसने हमें बताया हुआ है दैट x इज लेस देन 8, और ये हमारे पास g ऑफ x की डोमेन है। पहले तो ये लिख दिया, ठीक है। कहता है गिवन दैट इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ कॉम्पोजिट फंक्शन। ओके जी, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, और उसने कहा है कि भाई कॉम्पोजिट फंक्शन पॉसिबल है बनना, मींस हमारा जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो बना है, इट इज पॉसिबल दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कॉम्पोजिट फंक्शन। अब यहीं पे रुक जाते हैं। उसने कहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ p एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ q, वो हमें फाइंड करना है। लेकिन कॉम्पोजिट फंक्शन g f ऑफ x, पहले तो मैं इधर लिखता हूं g f ऑफ x, ये कॉम्पोजिट फंक्शन बन रहा है, विच मीन्स इट इज पॉसिबल टू फॉर्म दिस कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या रूल होता था हमारे पास रूल ये कहता था अगर आपको कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना है, मैं यहाँ पे आपको आपके रिकॉल के लिए लिख रहा हूं, कॉम्पोजिट फंक्शन तभी बन सकता है जब रेंज ऑफ इनर फंक्शन, हमारे केस में इनर फंक्शन कौन सा बेटा, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो रेंज ऑफ इनर फंक्शन मैंने लिखा है, इनर फंक्शन मेरा f ऑफ x है, ये इक्वल हो जाए, शुड बी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आउटर फंक्शन। हमारे केस में आउटर फंक्शन कौन सा है, g ऑफ x, राइट। अगर ये आपके पास इक्वल होता है तब हम कॉम्पोजिट फंक्शंस बना सकते हैं, अदरवाइज हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन बन ही नहीं सकता। ये हमारे पास कंडीशन होती है, ये हमारी लिम, कह लें कि ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए अगर आपको कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो आपका कॉम्पोजिट फंक्शन बन ही नहीं सकता। ये पॉइंट आपने याद रखना है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू गाइस, let me highlight it, right? Okay. Now the point is हमारे पास जो inner function है f of x, हमारा जो inner function है f of x वो हमें given है, that is 4x square minus 12x plus 13, और इसकी डोमेन उसने हमें बताई हुई है, that is x is greater than p less than q, right? हमारे पास जो आउटर फंक्शन है g ऑफ x, इसको से बताया हुआ है 3x प्लस 1, और इसकी जो डोमेन हमारे पास है दैट इज x इज लेस देन 8। हमें इसकी जो रेंज है, ये वाला जो फंक्शन है, इसकी रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल करनी है इस फंक्शन की डोमेन की, राइट, डोमेन ऑफ g ऑफ x के। अब अगर हम देखें डोमेन ऑफ g ऑफ x, तो वो तो मुझे ऑलरेडी पता है, x इज लेस देन 8, ठीक, ओके। नाउ द पॉइंट इज ही सेड दैट इन द क्वेश्चन कि भाई हमारे पास ये कॉम्पोजिट फंक्शन फॉर्म हुआ है, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर कॉम्पोजिट फंक्शन फॉर्म होता है तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। तो हमारे पास जो f ऑफ x की रेंज है वो इस g ऑफ x के डोमेन के बराबर होती है, तब कॉम्पोजिट फंक्शन फॉर्म होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ डोमेन इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अस, तो क्या मैं लिख सकता हूँ दैट द f ऑफ x की जो रेंज होगी वो आपके पास क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी f ऑफ x इज लेस देन 8, क्योंकि उससे क्वेश्चन में कह दिया है कि भाई ये कॉम्पोजिट फंक्शन फॉर्म हो रहा है, ये बन रहा है कॉम्पोजिट फंक्शन, जिसका मतलब कि भाई ये कॉम्पोजिट फंक्शन तो हमारे पास बना है, तो जो इसकी डोमेन है वो इस वाले फंक्शन की रेंज हो जाएगी, राइट। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ऑल आई हैव टू डू इज दैट ये जो f ऑफ x है इसकी जगह पे 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13 लेस देन 8 लिख देते हैं, राइट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस 8 को उठा के मैं इधर ले जाता हूं, दिस इज गोइंग टू बी 4x स्क्वायर माइनस 12x
plus 13 minus 8 less than 0. So this is going to become 4x square minus 12x plus आपके पास कितना आएगा 5 less than 0. All I did is I shifted that to the other side. This is 13 minus 8 which is going to be 5 और ये मेरे पास आ जाएगा. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम यहाँ पे सॉल्व इस तरह से करेंगे. फॉर द टाइम ही हम अपने लेस देन के साइन को भूल जाते हैं और इसकी जगह पे मैं इक्वल टू का साइन डाल देता हूँ. 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अब इसकी मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर करना चाहूं तो मेरे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके दो फैक्टर्स जो बनेंगे वो मेरे पास क्या बनेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 2x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर मेरे पास बनेगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू 1/2 आ जाती है, दूसरी x की वैल्यू मेरे पास 5/2 आ जाएगी. अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वो वैल्यूज होती है जहां पे मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है. तो एक वैल्यू मेरे पास कौन सी है, 1/2 की है, एक वैल्यू मेरे पास 5/2 है. नाउ दिस इज लेस देन 0 विच मीन्स ये वाला रीजन है. तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 5/2. ये मेरी x की वैल्यूज आ गई. अब अगर आप एक चीज नोट करो, हम निकालने निकले थे अपनी p और q की वैल्यूज. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट मैं अपनी ये जो इनइक्वालिटी है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज ग्रेटर देन p एंड लेस देन q. तो यहाँ से मेरे पास अगर गौर से देखें तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा और q कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5/2. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस. राइट, आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस. बेटा जब भी आपके पास कॉम्पोजिट फंक्शन का क्वेश्चन आए, दिस इज द की स्टेटमेंट, यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. हमें क्या है, एक्सप्रेशन निकालो एफ जी ऑफ एक्स की. आई जी निकाल देते हैं. एफ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है. क्या गिवन था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स. अगर मैं अपना एफ ऑफ एक्स लिखना चाहूँ तो मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स गिवन है दैट इज बेसिकली 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13 और इसका हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर भी किया हुआ है. दैट इज गोइंग टू बी 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4. और मेरे पास जो g ऑफ x है वो क्या गिवन है, दैट इज बेसिकली 3x प्लस 1. हमें उसने कहा है जी एफ ऑफ एक्स निकालें. आई जी एफ ऑफ एक्स उसको निकाल के देते हैं. ऑल आई हैव टू डू इज दैट कि हमारे पास सबसे पहले मैं लिखूंगा जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन. क्या है जी, हमारे पास ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है. इस जी एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए इस जी ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है इसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां पे हमने क्या कर देना है, अपना एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन को प्लेस कर देना है. तो मैं ये वाली फॉर्म इसकी पिक कर रहा हूँ और इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ. दिस इज गोइंग टू बी 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13 और यहाँ पे ये जो प्लस 1 है इसको एज इट इज लिख देते हैं. अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा. So that is going to be 12x square minus 36x plus 39 प्लस 1. तो यहाँ से मेरे पास जी एफ ऑफ एक्स वो कितना आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 40. दिस इज द आंसर फॉर अस. राइट जी, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा है, कहता है f the function h is defined by h of x for this x is less than 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस देन 0. उसने कहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर h इनवर्स ऑफ x. सबसे पहले अगर हम देखें तो h ऑफ x जो उसने एग्जैक्टली वही दिया हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13. एग्जैक्टली वही है जो कि आपका एफ ऑफ एक्स है जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें पता है. मैं यहाँ से इसको पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ये यूज ही नहीं हुआ. अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इन्वर्स निकालने हैं इस फॉर्म में तो इन्वर्स निकलता नहीं है हमारे पास. तो सबसे पहले मैं h ऑफ x की जगह पे इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म लिख दूंगा प्लस 4. अब रूल क्या होता था, सबसे पहले हमने लिखना होता है कि लेट h of x is equals to y. So this is going to be y is equals to 2x minus 3 whole square plus 4. उठा के इस वाली टर्म को इस तरफ ले आते हैं. दिस इज गोइंग टू बी y माइनस 4
is equals to 2x minus 3 whole square. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है प्लस माइनस दोनों लिखते हैं. 2x minus 3. So shifting this towards this side, this is going to be 3 plus minus under root y minus 4 is equals to 2x. So this is going to be x is equals to 3 plus minus under root y minus 4 divided by 2. अब इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज माई एच इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे अपना आंसर छोड़ता है तो उसका नंबर एक जरूर कटेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा हुआ है लेस देन जीरो. लेस देन जीरो कहाँ पे होता है? अगर आप ग्राफ को देखो तो दिस इज योर पॉइंट जीरो, लेस देन इज ऑन द लेफ्ट साइड. तो अगर आपकी लेफ्ट साइड पे होता है फंक्शन तो अंडर रूट के आगे याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव रखता है. अगर राइट साइड पे रीजन हो तो अंडर रूट के आगे प्लस लगाना होता है. तो हमारे पास राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 3 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर अस. राइट, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पे. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10. नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 सेज टू अस, यहाँ पे उसने हमें कहा क्या है? कहता है a curve has a stationary point 2 comma minus 10, ठीक है, is such that डबल डेरिवेटिव गिवन है इज 6. फाइंड दी dy over dx. अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट पे जब भी वर्ड आ जाए स्टेशनरी पॉइंट, सबसे पहले लिख दिया करें दैट dy over dx will be equals to 0. अब बेटा अगर मैं इसको डेरिवेट करूंगा तो मुझे ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन नहीं मिलेगी. जब मैं डेरिवेट करूंगा तो मैं बेसिकली dy over dx पे जाऊंगा. राइट, सो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? दिस इज गोइंग टू बी dy ओवर dx. वो अगर मुझे फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और यहाँ पे लिख देते हैं dx विद रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट होगी. तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c भी आएगा, क्योंकि मैं इसको लिमिट्स के बगैर डेरिवेट कर रहा हूँ. तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, if I solve this further, so this is going to be this and this cancels out, gives you 3. So this is going to be dy over dx is equals to 3x square plus c. राइट, अब उसने कहा स्टेशनरी पॉइंट 2 कॉमा माइनस 10 है. तो याद रखें अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस, इसकी जगह पे माइनस 10 लिख देते हैं. नो बेटा, इट्स अ स्टेशनरी पॉइंट. स्टेशनरी पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है. ये डेरिवेटिव की इक्वेशन आई हुई है हमारे पास. सो दिस इज गोइंग टू बी 0 इज इक्वल टू 3 इंटू हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस c आ जाएगा. तो यहाँ से जो c की वैल्यू मेरे पास बनती है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -12. राइट, सो मेरे पास dy over dx की इक्वेशन क्या आ जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी dy over dx is equals to 3x square minus 12. That is going to be the final answer for us. I hope that is clear to everyone. फिर उसने कहा कर्व की इक्वेशन फाइंड करो. बहुत आसान है. डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई हमारे पास dy over dx की. So this is going to be dy over dx is equals to 3x square minus 12. राइट, अब मैं इसको दोबारा से इंटीग्रेट करूंगा ताकि कर्व की इक्वेशन बने. y इज इक्वल्स टू इंटेग्रल 3x स्क्वायर माइनस 12 एंड दिस इज गोइंग टू बी dx. ये dx दूसरी तरफ चला जाता है तब इंटेग्रल के साथ लग रहा होता है. हाँ, इसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल्स टू 3x to power 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 12x plus c. अब यहीं पे what I can to do is that this and this cancels out, so this is going to be y is equals to x का cube minus 12x plus c. अब उसने हमें स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए थे. स्टेशनरी पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या थे? दैट वाज 2 and -10. So let's substitute them over here. 2 comma minus 10. So this is going to be minus 10 is equals to 2 का क्यूब minus 12 into 2 plus c. तो यहाँ से मेरे पास -10 is equals to 8 minus 24 plus c आ जाएगा. -10 is equals to minus, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? that is going to be 8 minus 24 which is going to be 8 minus which is going to be -16.
प्लस सी। सो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी, दैट विल बी 6। तो यहाँ से कर्व की इक्वेशन जो मेरे पास बनती है, दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 12x प्लस 6। दैट इज द फाइनल आंसर, राइट? इट्स एन इजी पीजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर स्टेशनरी पॉइंट एंड डिटरमिन इट्स नेचर। उसने कहा है जी एक और स्टेशनरी पॉइंट भी है, उसकी भी कोऑर्डिनेट निकालो और उसकी नेचर भी बताओ। आए जी निकाल देते हैं। सबसे पहले अपनी डी वाई ओवर डी एक्स की इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। ये मेरी डी वाई ओवर डी एक्स की इक्वेशन थी, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ये आगे जी हम इधर, और ये कर दिया जी पेस्ट। डी वाई ओवर डी एक्स, आपके पास स्टेशनरी पॉइंट पे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो होता है, 3x² माइनस 12। सॉल्व करते हैं, इस 12 को उठा के इधर लेके आऊंगा, 12 इज इक्वल टू 3x² आ जाएगा, x² इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा, x का जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब अगर मैं अपने स्टेशनरी पॉइंट को देखूं तो उसने 2 कॉमा माइनस 10 दिया हुआ था, राइट? तो अब हम जो यहाँ पे प्लेस करेंगे, हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज द अदर स्टेशनरी पॉइंट। एक स्टेशनरी पॉइंट 2 कॉमा 10 माइनस 10 ऑलरेडी गिवन था, राइट? अब हमें y कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन जो हमने निकाली है वो पकड़ लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द ओरिजिनल कर्व इक्वेशन, लेट्स टेक दिस। और इधर जो है जहां जहां मेरे पास y है, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट। सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू, सॉरी जहां जहां पे x है, -2 cube minus 12 into minus 2 plus 6. So this is going to be y is equals to minus 3 का cube, that is going to be minus 8 plus 24 plus 6. So this is going to be y is equals to, यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा that is going to be 22. So the coordinates are going to be -2 comma 22. That is going to be the answer for us, right? But the question not finishes yet. उसने he said that find the nature of the stationary point as well. So nature के लिए double derivative को pick करना होता है, double derivative was given in the question. So this is going to be d square y over dx square. So this is going was given to us, which was 6x, and the value of x is -2, so that is going to give us -12, which is less than 0, hence it is a maximum point, right g? This comes to the end of this question as well. Moving towards the d part. D part क्या कहता है? Find the equation of the tangent to the curve at a point where the curve crosses the x-axis. हमें tangent of the equation को निकालना है where the curve crosses the x-axis. Curve crosses the x-axis, sorry, y-axis, my bad, y-axis, which means that value of x is going to be 0. y की वैल्यू हमें पता करना है। बेटा हमारे पास कर्व की इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी हुई है। दिस वाज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, राइट? इसमें जहां जहां पे x है वहां वहां पे तो 0 प्लेस कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 6। स्ट्रेट अवे मिल गया हमें, राइट जी? सो वी हैव द y कोऑर्डिनेट। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे टेंजेंट पे? dy ओवर dx की जो इक्वेशन है, किधर है जी dy ओवर dx की इक्वेशन? ये पड़ी हुई है dy ओवर dx की इक्वेशन। इस dy ओवर dx की इक्वेशन में ये रही dy ओवर dx की इक्वेशन। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है, याद रखें, टेंजेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट? तो टेंजेंट के लिए हमें पॉइंट चाहिए, वो हमारा ऑलरेडी निकला है। ग्रेडियंट के लिए क्या करेंगे? इधर जहां जहां x है 0 प्लेस कर दें, तो ग्रेडियंट भी निकला है। आए जी, बाकी तो अभी हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी y माइनस, कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना गिवन था? दिस वाज द x कोऑर्डिनेट, दिस वाज द y कोऑर्डिनेट। सो दिस इज गोइंग टू बी 6 इज इक्वल टू -12 into x minus 0. So this all those values, y minus 6 is equals to -12x. So this is going to be y is equals to -12x plus 6. That is the answer for us, right जी?
Let's move towards the question number 11. Question number 11. Now, this question says that the diagram shows the circle with the equation of this parallel tangents each has a gradient of 1. Let's place it over here. बेटा याद रखा करें gradient ये जो figure होता है ये आपका होता है जितनी लेबलिंग आप इस पे कर सकते हैं किया करें आपके लिए कन्वीनियंट रहता है m इज इक्वल टू 1 इधर भी लिख देते हैं उससे क्या है ये जो सर्कल है इसके आपके पास उसने दिया हुआ है सेंटर ऑफ द सर्कल भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं दिस इज गोइंग टू बी 4 कॉमा -1 रेडियस आपके पास कितना होगा दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 40 ये भी लिख उससे हमें कहा है टचेस द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी गिविंग योर आंसर इन दिस फॉर्म आपको उसने कहा ये है ए बी की इक्वेशन निकालो लेट मी मार्क इट दिस इज माई लाइन ए बी इसकी इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है राइट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ए और बी है इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है फर्स्ट थिंग व्हाट आई कैन से इज दैट अगर मेरे पास ए बी की इक्वेशन निकालनी है तो पहली चीज मैं कह सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी m इज इक्वल टू -1 ये वाला ग्रेडियंट अगर 1 है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास लाइन ए बी का ग्रेडियंट आ जाएगा तो ए बी का ग्रेडियंट मेरे पास आ गया दैट विल बी -1 और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4 कॉमा -1 है तो इक्वेशन निकालना तो कोई मसला ही नहीं रहा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 सो दिस इज गोइंग टू बी y माइनस -1 is equals to -1 into x minus 4 so this is y plus 1 is equals to minus x plus 4 आ जाएगा so this is going to be y is equals to minus x plus 3 that is the answer for us right so we got the equation of line AB as well नेक्स्ट उससे हमें क्या कहा है कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए गिव योर आंसर इन द सर्ड फॉर्म और बेटा रिसेंटली जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें वो सर्ड फॉर्म में आंसर्स मांग रहा है मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो हमेशा देखा करें क्या आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं है हमें ए का कोऑर्डिनेट निकालना है एंड यस इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का एक ही तरीका होता है कि आपने इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास गिवन है सर्कल की जो इक्वेशन उसने हमें दी हुई है वो हमारे पास क्या दी हुई है दैट इज बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो दैट इज बेसिकली x -4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 राइट और ए बी की इक्वेशन भी मैं निकाल के आया हूँ ये लीजिए मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए बी इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर ए बी लेट मी राइट इट ए बी नाउ हमें जो फाइंड करना है वो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है इसको उठा के इधर प्लेस करते हैं सो दिस इज x -4 होल स्क्वायर प्लस -x प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 right now let's solve this further this is going to be x -4 whole square plus -x plus 4 whole square is equals to 40 राइट आई सिंपली डिड दिस थिंग अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास उससे याद रखिएगा अपना आंसर सर्ड फॉर्म्स में हमसे मांगा है तो सबसे पहले इसको हमें ओपन करना है आइए जी ओपन कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने लगे हम तो अगर मुझे इसको ओपन करना है कीप इन माइंड दिस थिंग दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन so this is going to be opened over here x square minus 8x plus 16 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 8x सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 minus 40 equals to 0 solve this further so this is going to become this and this added up to 2x square this and this is going to be minus 16 so this is going to be 16 plus 16 minus 40 so that is going to be minus 8 equals to 0 right we got the equation अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 को कॉमन लेके फिनिश ऑफ कर सकते हैं तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x
and this is going to be minus 4 equals to 0 रह जाएगा. Now apply the quadratic formula. Minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So this is going to be minus 8 plus minus under root minus 8 का square minus 4 into 1 into minus 4 divided by 2 into 1. So solve this further. This is going to be 8 plus minus under root 8 का square, that is going to be equals to 64 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2. अब सेट से परेशान नहीं होते होते बेटा, गौर से देखें. दिस इज गोइंग टू बी 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 16, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2. नाउ इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो इससे बेटा परेशान नहीं होना. फर्स्टली अंडर रूट ऑफ 80 लिख दिया करें. राइट तो वो मेरे पास कितना आता है, अंडर रूट ऑफ 80 दैट इज गोइंग टू बी 8 प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब अगर मैं ऊपर से 2 को कॉमन लूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2. ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5, ये हमारे पास आ गया. अब ये दोनों, इसमें एक ए का कोऑर्डिनेट है, एक बी का कोऑर्डिनेट है. हमारा जो आंसर होगा वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपने चेक करना है. अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, गौर से देखिएगा, 4 माइनस 2 अंडर रूट 5, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आती है. इफ यू गो टू द फिगर, अगर आप फिगर पे जाओ बेटा, तो ए आपका जो है वो नेगेटिव साइड पे पड़ा हुआ है. तो इधर से मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरा जो ए का कोऑर्डिनेट बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वो मेरे पास क्या बनेगा, 4 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5. ये मेरा ए का एक्स कोऑर्डिनेट है. राइट जो पॉजिटिव वाला है वो बी का कोऑर्डिनेट है. हमें क्योंकि पता चला है ए नेगेटिव में है, तो इससे वहां से पता चल गया. अब हमें वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन पकड़ लेते हैं कोई भी. हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो ज्यादा सिंपलर है. तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स प्लस 3. सो दिस इज गोइंग टू बी वाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्स की जगह पे माइनस 4 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3 आ गया. तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5. तो ये मेरा y का कोऑर्डिनेट है. तो ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या बन जाएंगे, ए के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे मेरे पास, दैट इज गोइंग टू बी 4 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 5 कॉमा माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5. इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास दिस कैन बी रिटन एज ए 4 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस अंडर रूट ऑफ 20, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 20. इट्स वन एंड सेम थिंग. ऊपर वाले फॉर्म में लिख दे तब भी ठीक है, नीचे वाले फॉर्म में लिख दे तब भी ठीक है. इट्स वन एंड सेम थिंग. राइट नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी, गिव योर आंसर इन दिस फॉर्म. अब ये तो बहुत ही सिंपल है. उससे हमें टेंजेंट एट ए, इसका ग्रेडियंट ऑलरेडी 1 बताया हुआ है. राइट कोऑर्डिनेट्स उसने हमसे फाइंड करवाए, मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं. सो नाउ द पॉइंट इज, ऑल आई हैव टू डू इज दैट ग्रेडियंट हमारे पास 1 है, कोऑर्डिनेट हमारे पास जो है 4 माइनस अंडर रूट 20 है. मैं ये वाली फॉर्म ले रहा हूँ, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा. माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 20. राइट सो हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1. सो दिस इज गोइंग टू बी y माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 20 इज इक्वल्स टू m कितना है, 1 है, x माइनस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 20 एंड आई क्लोज इट. राइट अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर, सो दिस इज गोइंग टू बी y माइनस प्लस माइनस 20, माइनस को मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 20. सो सॉल्विंग दिस फर्दर, सो दिस इज गोइंग टू बी y प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस, दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 20. सो इसको अगर हम सॉल्व करें, सॉरी यहाँ पे माइनस 20 भी आना चाहिए, equals to, so this is going to be y
is equals to x minus 4 plus under root 20 plus under root of 20 minus 1, राइट. सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बिकम -5, और अंडर रूट 20 और अंडर रूट 20 बन जाएगा +2 अंडर रूट ऑफ 20, जिसको अगर आप लोग कैलकुलेटर से भी लिख दो 2 अंडर रूट ऑफ 20, तो वो आपको बता देता है कि जी ये 4 अंडर रूट 5 बनता है. सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 प्लस 4 under root of 5. This is going to be the final answer. I hope that is clear to everyone. Right? So this comes to the end of this paper. I hope you like this solution. I'll be placing more solutions as well. So do like and subscribe my channel. Thank you so much.